फंक्शंस। हाँ, ये पाइथन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पाइथन पाइथन में कैसे काम करते हैं फंक्शन का। तो इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस, फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होती है, उसके बाद स्कोप ऑफ वेरिएबल, किसी वेरिएबल की वो कब ज़्यादा वैल्यू है और उसकी वैल्यू कब खत्म हो जाती है। एंड पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है कुछ, वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अभी ना, टिल नाउ वी हैव written some programs and might have realized that as the program gets complex the number of lines in a program increase। जैसे जैसे आपकी कोड की लाइनें इंक्रीज करेगी तो वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। और आपको बहुत लंबे कोड हो जाएगी। तो वो थोड़ी टफ हो जाती है। तो इसको हैंडल करने के लिए फंक्शंस की हेल्प ली जाती है, विच मेक्स द प्रोग्राम लुक बल्कि एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे कोई भी प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करती है बल्क होने पे। देयर इज ए कंपनी दैट मैन्युफैक्चर टेंट एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। द शेप ऑफ द टेंट इज सिलेंड्रिकल surmounted by a conical shape। ये टेंट है जिसकी शेप कॉनिकल है। द कंपनी परफॉर्म द फ्लोइंग टास्क टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टेंट। Accept user requirement for the tent such as height, radius, slant height of the conical height। Slant height मतलब means that is called slant height। So for second, the calculate the area of canvas use। जो भी canvas आपने यूज करो उसके एरिया। फिर calculate the cost of the canvas used for making the tent। Calculate the net payable amount by the customer that is inclusive of the 18% tax। The company has created a computer program for quick and accurate calculation for the payable amount as shown in the program 7.1। लाइक जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेबल अमाउंट फॉर द टेंट, कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो पहले प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेबल अमाउंट विदाउट फंक्शन, बिना फंक्शन के पहले देखेंगे, उसके बाद फंक्शन के देखेंगे कि कितनी इजी हो जाती है। तो पहले प्रिंट इंटर वैल्यू फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट टेंट इन मीटर्स। तो पहले हाइट लेंगे, उसके बाद उसकी रेडियस लेंगे, फिर इसको लेंथ लेंगे। तो हाइट पहले फ्लॉट में लिया और ये इनपुट लिया हाइट के, फिर रेडियस, ये सब मैंने पहले ही बताया आपको। So L float input enter the slant height of the conical part in the meter। The CS मतलब conical part, area of conical part, तो पाई आर एल। हाँ, फार्मूला होती है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस और एल। एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये कॉनिकल पार्ट थी एक और सिलेंड्रिकल पार्ट थी। तो अब सिलेंड्रिकल पार्ट को उसमें बात करेंगे तो 2 पाई आर एच होती है इसकी फार्मूला। दो 2 मल्टीप्लाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इंटू हाइट, ये इसके हो गए फार्मूला। एंड बात करते हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवास एरिया, तो अगर टोटल निकालना तो मुझे कॉनिकल एरिया और सिलेंड्रिकल वो सिलेंड्रिकल एरिया दोनों एक साथ हम मर्ज कर देंगे तो उसकी एरिया निकल जाएगी। तो एरिया ऑफ द कैनवास इज कैनवास एरिया इंटू मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रिंग में प्रिंट कर रहा है कि वो, क्योंकि एरिया उसका मीटर स्क्वायर में आएंगे उसकी। सो तो यूनिट प्राइस प्लॉट, तो इंटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास, टोटल कॉस्ट इक्वल टू यूनिट प्राइस गुने कैनवास एरिया। तो जो भी उसकी यूनिट प्राइस होगी, एक यूनिट की प्राइस, और जो टोटल एरिया आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल प्राइस निकल जाएगी। तो टोटल कॉस्ट द कैनवास इज टोटल कॉस्ट। तो टैक्स इक्वल टू, अब जीएसटी था ना उसकी, मतलब वो टैक्स था ना 18%, तो 0.18% इंटू टोटल कॉस्ट। नोट, टोटल यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट प्लस टैक्स, ये टैक्स निकल के यहाँ से आई थी, इसमें ऐड कर देंगे। सो प्रिंट, अगर टोटल नेट प्राइस यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये प्रोग्राम आप एक बार अपने सिस्टम में टाइप करके भी देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि पहले अपने हाइट निकाला, फिर रेडियस निकाला उसकी। हाँ, मतलब वो इंटर करवा रहे हैं आप यूजर से। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉनिकल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, फिर सिलेंड्रिकल निकाल रहे हैं,
फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा है, दोनों को ऐड करके एक बार टाइप करके देख लेंगे। फिर द एरिया ऑफ द कैनवास इज कैनवास एरिया। फिर इसके बाद कॉस्ट निकालना होगा, तो इसके यूनिट प्राइस इंटू कैनवास के एरिया, यूनिट प्राइस इंटू कैनवास के एरिया। फिर उसके बाद टैक्स उसकी निकाल देंगे, जो टैक्स आएगी उसमें टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे, तो ये आपकी इतना पेमेंट पेमेंट करना पड़ेगा। तो another approach to solve the above problem is to divide the problem into different blocks of code as shown in the figure 7। वैसे पहले ये block name, color the curved surface area of cylindrical part, block name conical one, calculate the curved surface area of the conical part, block name post tax price, calculate the tax and the net price। मतलब ये curved surface cylindrical और इसका कर्व सरफेस कोनिकल और सिलेंड्रिकल अलग अलग, और उसकी टैक्स की अलग निकाल दी। फिर उसके बाद कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द टेंट। So the process of dividing a computer program into a separate independent block of code of separate sub-problem with different name and a specific functionality is known as modular programming. In this chapter, we will learn about the benefit of this approach. That means आपने अलग-अलग चीजों में डिवाइड कर दिया, अलग-अलग ब्लॉक में से एक फंक्शन ये ले लिया, एक ब्लॉक नेम, एक दूसरी ब्लॉक नेम ये, हाँ, एंड थर्ड ब्लॉक नेम ये, इन सबको अलग-अलग डिवाइड कर दिया, इसको मॉडुलर अप्रोच बोलते हैं। So, functions in the programming, the use of the function is one of the means to achieve the modularity and reusability। फंक्शन की मेन ये है कि ये आपको हेल्प करती है मॉड्युलरिटी और रीयूजेबिलिटी, आपको रीयूज कर सकती है इजीली विद द हेल्प ऑफ द फंक्शंस। ये इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट achievement है। Functions can be defined as a name group of instructions that accomplish a specific task when it is invoked। Once defined, a function can call repeatedly from one different place of the program without writing all the codes of that function every time, or it can be called from its inside another function by simply writing the name of the function in passing the required parameter if any। सेक्शन 7.3 में देखेंगे। राइट करने का मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक एक फंक्शन बनाया आपने, इसको डिटेल में देखेंगे। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया कि मान लो कि साउंड ऑफ एनिमल, साउंड ऑफ एनिमल, साउंड ऑफ एनिमल। फिर इसमें ये इसका नाम दे दो, इसमें कैट पास करो, बिल्ली पास करो, समथिंग, और यहाँ पे आप प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो समथिंग। मान लो कि यही मान लो साउंड ऑफ एनिमल में मुझे साउंड ऑफ कैट, साउंड ऑफ डॉग, साउंड ऑफ एलिफेंट, तो बार बार ये लिखना पड़ेगा साउंड ऑफ कैट, साउंड ऑफ कुछ नहीं। यहाँ पे बस यहाँ पे एक फंक्शन कर दो, साउंड ऑफ एनिमल फंक्शन कर दो कॉल, और जिसका आपको प्रिंट करना है, जिसका भी साउंड निकाल से डॉग का, यहाँ डॉग डाल दो, डॉग का नहीं करना है कैट डाल दो, हाँ कैट का नहीं करना तो बस एनी मान लो कि हेलो, जो भी डालना है वो मतलब उस पैरामीटर में डाल दो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ये फंक्शन कॉल हो जाएगी और प्रिंट हो, वो फंक्शन में जो भी होगी एग्जीक्यूट कर जाएगी। सिंपल से मीन्स है कि कोडिंग करेंगे तो फिर समझ में आएगी। द प्रोग्रामर कैन बी डिफाइंड एज मेनी फंक्शंस डिजायर्ड व्हाइल राइटिंग द कोड। द प्रोग्रामर रीराइटिंग द यूजर यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन एज शोन इन प्रोग्राम 7 से 2। तो ये समझ में आया होगा कि मतलब बार बार एक ही चीज को आपको टाइप नहीं करनी पड़ेगी, उसको रीयूज कर सकते हैं। like to program to calculate the payable amount of your tent using user defined function। like अपने फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन आगे डेफ लगती है, डेफ, हाँ ये कीवर्ड आपको याद रखना पड़ना पड़ेगा, फंक्शन के आगे क्या लगाना पड़ेगा, डेफ। ठीक, जैसे डेफ, और फंक्शन का नाम कुछ मैंने मनीष लिख दिया, फंक्शन का नाम मैंने मनीष लिख दिया, तो ये डेफ हमेशा लगेंगे फंक्शन का आगे। सो डेफ, इस फंक्शन का नाम सिलेंडर दे दिया, CYL, हाँ, ये इसकी फंक्शन का नाम है, और इसके अंदर पैरामीटर दो है, एक हाइट एक रेडियस। अब इसमें एरिया निकालना है, टू एरिया होती है, एरिया सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 पाई 3.14 रेडियस इंटू हाइट। हाँ, अब रिटर्न एरिया, रिटर्न क्या करी, ये एरिया रिटर्न कर रही है, और फंक्शन का आगे कॉलन यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, तो कॉलन है, दो कॉलन, ये कॉलन, ये कॉलन, तो रिटर्न एरिया। अब फंक्शन डिफिनेशन जैसे कॉनिकल का दिखाते हैं, दूसरे फंक्शन डिफिनेशन, तो डेफ कॉनिकल, उसमें लेंथ पास करिए और रेडियस पास की, इसमें भी यहाँ पे कॉलन दिए। तो एरिया कॉनिकल इक्वल टू क्या था, पाई RL होती है इसकी, हम्म, तो पाई 3.14 रेडियस इंटू
उसके लेंथ। अब रिटर्न एरिया ऑफ कॉनिकल। अब ये एक है दूसरा, वेव फंक्शन पोस्ट टैक्स प्राइस कोस्ट। टैक्स इक्वल टू ये 18% था तो 0.18 होगा इंटू कॉस्ट जो भी निकल के आई आपकी, ये कॉस्ट। हाँ, नेट प्राइस होगी कॉस्ट प्लस टैक्स रिटर्न नेट प्राइस। आप देखिए यहाँ पे, ये तब की फंक्शन हो गई। अब प्रिंट इन वैल्यू ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट इन मीटर। तो पहले वो सिलेंड्रिकल पार्ट इंटर करवा रहे थे, हाइट की प्लॉट और उसकी रेडियस, ये अपने यूजर डालेंगे। फिर ये इसकी फंक्शन कॉल करेगी, पहला वाला फंक्शन, इसमें हाइट और रेडियस डालेगी। फिर उसके बाद कॉनिकल पार्ट के लिए लेंथ डलवाना पड़ेगी, वो सलेंट हाइट, वो डालेंगे यूजर। फिर उसको उस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। ये देखिए, ये वाला जब जैसे डालेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, दूसरी वाला कॉनिकल वाला, ये कॉनिकल है ना, ये वाला फंक्शन कॉल होगी। तो उसके बाद कैलकुलेट एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द पेंट। तो कैनवास एरिया इक्वल टू वो सिलेंड्रिकल प्लस कॉनिकल, और प्रिंट कर देंगे एरिया ऑफ द कैनवास में कैनवास एरिया, और टेस्टिंग मीटर स्क्वायर में वो आएगी, इसलिए उसको मीटर स्क्वायर स्टिक वैल्यू में प्रिंट करिए। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। तो यूनिट प्राइस फ्लॉट जो उसकी यूनिट प्राइस होगी यूजर डालेंगे, मतलब वो टोटल टोटल कॉस्ट निकल जाएंगे, यूनिट प्राइस इंटू कैनवास एरिया। सो टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास बिफोर टैक्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट, प्रिंट नेट पेएबल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स इक्वल टू पोस्ट टैक्स प्राइस कॉस्ट। तो ये आपकी फंक्शन कॉल होगी यहाँ पे, इसमें टोटल कॉस्ट जा रही है। तो ये वाले फंक्शन कॉल होगी पोस्ट टैक्स वाले, पोस्ट टैक्स। तो इसको आप एक बार टाइप कीजिए अपने सिस्टम में तो ज़्यादा समझ में आएगी। If we compare the program 7.1 and 7.2, it is evident that the program 7.2 look more organized and easier to read। आप देख सकते हो कि थोड़ा ये इजी है रीड करना, चीजें समझ में जल्दी आ रही है यहाँ पे। तो ये थोड़ा इजी है समझने में, कि ये आप सिलेंडर का पार्ट भी कर रहे हो, ये कॉनिकल पार्ट भी कर रहे हो, ये पोस्ट टैक्स का कर रहे हो, उसके बाद ये अपने यूजर से वैल्यू ले रहे हो। हाँ, और इसको कन्भास एरिया निकाल रहे हो फॉर मेकिंग द टेंट। बट ऊपर वाले में देखोगे तो थोड़ा ये टफ है, थोड़ा यूजर यूजर के लिए पढ़ना भी टफ है, और चीजें लेंथी होती जा रही है। तो आप एक बार प्रिंट पे इसको टाइप करके देखिएगा और इसका आउटपुट क्या आता है वो देखिएगा। ये सेम बस कॉपी पेस्ट करना है, ऑनलाइन कंपाइलर यहाँ पे खोल लेना है। ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर पाइथन, हाँ, खोल लो इसको, तो तक मैं इसको कॉपी करता हूँ।
हेलो। ये वैल्यू जो आई आपकी फंक्शन कॉल से आई, फंक्शन वाली फंक्शन बना के। एंड जो दूसरी वाले में मैंने डाला है ये आपको विदाउट फंक्शन है। ये देख सकते हैं लाइन नंबर 7। फिर द हाइट जो मैंने डाल दिया 8, फिर रेडियस डाली 9, सेलेंट हाइट 6, इसकी एरिया निकल गई। एंड कन्वर्स इंटर द कॉस्ट यूनिट कॉस्ट 5 डाल दिया। तो ये टोटल पे अमाउंट 3334 आ जाएगी। इसमें देख लो, इसमें आप कॉस्ट डाल दें, इसका 60 डाल दें ऐसा। ये आपकी नोट पेएबल अमाउंट। तो इसको आप एक बार टाइप करके रन करा कर देखिएगा ऑनलाइन कंपाइलर में, दोनों को, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी। फिर बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पाइथन। तो एडवांटेज ऑफ पाइथन की बात करें तो suppose that in the further company decide to decision another type of tent whose base is rectangular while the upper part remains the same. In such a scenario, some part of the existing code can be reused by calling the function कॉनिकल वाला फंक्शन एरर आए। तो जैसे कि अब दूसरी उसमें आ गई अनदर टाइप, उसमें ना बेस आपकी रेक्टेंगुलर होगी पर पार्ट सेम होगी, हाँ। तो फंक्शन पहला वाला तो फंक्शन सेम ही जाएगी, उसमें आपको रीयूज यूज कर सकते हैं, बार आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। इफ द कंपनी डेवलपर अदर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड सर्विसेज वेयर 80% टैक्स इज टू बी अप्लाइड द कस्ट प्रोग्रामर कैन यूज द फंक्शन और टैक्स कॉस्ट डायरेक्टली। ये वाला जो फंक्शन थी इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। द फ्लोइंग आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द फंक्शन इन अ प्रोग्राम: increase readability, particularly for longer code, as by using functions, the program is better organized and easy to understand. Reduce code length as the code is not required to be written at a multiple places in a program. This also makes the debugger easier. Increase reusability as a function we call another functions or another program. Thus, we can reuse or build upon already defined functions and avoid reputation of writing the same piece of code. Work can be easily divided among team members and completed in a parallel. So ये तो मतलब ये है कि फंक्शन की
बेनिफिट है, एडवांटेज है कि रीडेबिलिटी कर सकते हो, उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, वो लॉन्गर कोड होने से बचा सकते हैं, मॉड्यूलरिटी इजीली तरीके से हो सकती है, कोड लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, और वर्क आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं कि ये वाले फंक्शन पे डेवलपर वन काम करेंगे, इस वाले फंक्शन पे फंक्शन वन पे फंक्शन टू पे डेवलपर टू काम करेंगे, ऐसे करके आप टीम को भी इजीली डिवाइड कर सकते हैं और टीम इजीली काम भी कर सकती है उस पर। हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन की। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ रीयूजेबिलिटी फीचर्स ऑफ फंक्शन, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल in Python under standard library functions. Huh? We can directly call these functions in our program without defining them. However, in addition to a standard the library function, we can define our own functions while writing the program. Such functions are called user-defined function. बहुत सारे फंक्शन तो पाइथन के लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है, बट आपको कुछ कुछ फंक्शन जो खुद से आप बनाते हैं और खुद से उसकी सब चीज़ कर रहे होते हो, तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होती है. The function defined to achieve such tasks as per the programmer requirement is called user defined function. Like creating user defined function. So अभी देखते हैं. A function a function defined begin with the def, short for define. मतलब जब भी फंक्शन ऑफ डिफिनेशन यूजर डिफाइन होगा तो उसके आगे डेफ लगती है, डेफ डेफ कीवर्ड. इस कीवर्ड को आप याद रखिएगा, डेफ कीवर्ड. तो सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन इज एज follows. उसके पहले डेफ, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर. हाँ, फिर उसके बाद कॉलन. ये फंक्शन की हेडर होती है, उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी इंस्ट्रक्शन डालने हैं, फिर इसके रिटर्न वैल्यू जो आप रिटर्न कर रहे हो. तो फंक्शन बॉडी शुड बी इंडेंटेड विद इन द फंक्शन हेडर. लाइक ये फंक्शन की हेडर है, इसके इसके अंदर ही ये सारा चीज लिखे होंगे, नहीं तो आपको इंडेंटेशन एरर देंगे. इस फंक्शन के अंदर ही लिखा होगा, और आप इसके बराबर में लिख देंगे, इसके बाहर लिख देंगे, तो ये आपकी इंडेंटेशन एरर देगी. द आइटम इनक्लोज इन है दिस ब्रैकेट, हाँ, आर कॉल्ड पैरामीटर एंड दे आर ऑप्शनल. इसके अंदर जो भी पैरामीटर वन पैरामीटर टू बोलते हैं, इसका ऑप्शनल होता है. हेंस द फंक्शन may or may not have any parameter. हाँ, also a function may or may not also a function may or may not have return value. रिटर्न वैल्यू हो भी सकती है, नहीं हो सकती फंक्शन की. ये डिपेंड ऑन द कंडीशन. फंक्शन हेडर ऑलवेज इन विद द कॉलन, ये आपको हमेशा देना है कॉलन. फंक्शन के इंड में यहाँ पे जो कॉलन दिया हुआ है, कॉलन हमेशा होना ही चाहिए. फंक्शन नेम शुड बी यूनिक, फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए. हाँ, rules for naming identifier also apply for the function naming. जैसे फंक्शन के नेमिंग आप जो भी आपने आइडेंटिफायर लिखा था, वो आइडेंटिफायर आप यूज करेंगे. The statement outside the function indentation are not considered the part of the function. Like जैसे ये इंडेंटेशन का अपना बाहर लिख देगा, इसके सामने में लिखोगे, तो ये इस फंक्शन की पार्ट नहीं होगी, वो अदर देन दिस फंक्शन का उसकी यूज होगी. सो पहले बात करते हैं राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन टू ऐड टू नंबर एंड डिस्प्ले देयर सम. राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन टू ऐड टू नंबर एंड डिस्प्ले देयर सम. सो ये यूजर डिफाइंड बना के हम करेंगे. सो राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन to add two numbers and display their sum. So function to add two numbers. The required are listed below. We need to accept two numbers from the user. Calculate their sum, display the sum. तो ये चीज अभी हम कैलकुलेट करेंगे. So पहले फंक्शन की डिफिनेशन देते हैं. So def add num def add num करेंगे. फिर उसमें फंक्शन का पहले इनपुट लेंगे नंबर वन. इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, इसमें फर्स्ट नंबर डालेंगे यहाँ पे. फिर उसमें एस नम वहाँ पे इंटर द सेकंड नंबर, इंटर सेकंड नंबर. उसके बाद ये दोनों का पहला नंबर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों के यहाँ पे डालेंगे. प्रिंट द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सम सेकंड नंबर इज सम, यहाँ पे सम प्रिंट करेंगे. सो फंक्शन कॉल ऐड सम. सो इसको भी हम करके दिखाते हैं. जैसे फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल हो रही है, यहाँ पे फंक्शन कॉल है ऐड नम, ये फंक्शन कॉल है ऐड नम. इसको भी हम रन करके आपको दिखाते हैं. डेफ ऐड नम.
ये देखिए कॉलन डाला यहाँ पे, और यहीं पे आपने यूजर से इनपुट इसी फंक्शन के अंदर ही ले रहे हैं। if num equal to int int enter first number, second number is number equal to int input the second number। आप यहाँ पे इसने क्या करा, सम इक्वल टू फर्स्ट नेम इक्वल टू सम इक्वल टू एफ नम प्लस एस नम, और प्रिंट करेंगे प्रिंट सम ऑफ टू नंबर इज एफ नम एंड एस नम इज सम। ये आपकी फंक्शन हो गई। एंड इसके बाद इसको हम प्रिंट करेंगे। ये तो हो गई फंक्शन की पूरा डिफिनेशन। ये वाले आपकी फंक्शन की नेम हो गई ऐड नम, और इसकी फंक्शन की पहली वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू हो गई। उसमें सम करेंगे फर्स्ट सम एंड दूसरी नंबर की, तो इसको प्रिंट कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर रहे हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे। सो फंक्शन कॉल, फंक्शन के नाम क्या है, नम ऐड नम। ये आपकी फंक्शन कॉल, और इसको हम रन करते हैं। तब थ्री तो मैं देख ही लिया हूँ। हम लोग आप ये देखेंगे, इसको देखिए, ये बार बार ना वीडियो बंद हो जा रही है। 10 20 तो ये आ गई 30 आपकी, राइट। ये आपकी फंक्शन हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ना कि ये जो थी ना, मैं इसको बहुत बार समझा चुका हूँ। ये ना की नाम हो गई आपकी, हेलो, हाँ ये आपकी हो गई फंक्शन के नाम। हाँ, फंक्शन का पैरेंथेसिस एंड ये कॉलन, और ये df एक कीवर्ड है जिससे आप फंक्शन की डिक्लेरेशन करती है, और ये फंक्शन कॉल आ गई। और विदाउट फंक्शन कॉल ये कुछ प्रिंट नहीं करेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो इसकी क्या रिस्पॉन्स रहेगी। ये मैंने कमेंट कर दिया, अब देखो ये इसका क्या आएंगे आपको, कुछ आया नहीं। और वहीं पे मैं उसको अनकमेंट कर दूं तो आप यहाँ पे आ गए आपकी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डालेंगे। अब इसकी बात करें नेमिंग कन्वेंशन की, फंक्शन की नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, तो ये आपको ना या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से अलाउड नहीं होती है, ओनली अंडर स्कोर के अलावा। अगर मान लो आप, मैंने यहाँ पे डाल दिया ये, हाँ, अपर एंगल ब्रैकेट, एंड देखो अभी अभी ईयर देंगे इनवैलिड सिंटैक्स, तो कोई भी नहीं यहाँ पे अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंडर स्कोर के अलावा। मैं यहाँ पे अंडर स्कोर दे के भी दिखाता हूँ। ये अंडर स्कोर हो गई, और ये अंडर स्कोर हो गई। तो देखो ये आपकी आ गई, प्रिंट मतलब कर दी। मैं फिर से देखता हूँ वीडियो मेरी चल रही है या नहीं। हाँ चल रही है, फिर से ओके। तो मैं 50 60 आ गई 110। तो ये हो गई। मान लो ये अंडर स्कोर से अलाउड है। अंडर स्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, डिजिट भी अलाउड नहीं है, आगे आप डिजिट भी नहीं डाल सकते। ये देख लो, यहाँ पे ईयर देंगे, यहाँ पे ईयर देंगे आप, इनवैलिड डेसिमल डिलीट कर। तो ये आपको समझ में आ गई कि ये कैसे हुआ। अब मैं बात करता हूँ, एक बार फिर से देख लेता हूँ वीडियो, ये बंद तो नहीं हो गई। हाँ हेलो, या एवरीथिंग इज ओके, यस। सो अब बात करते हैं आगे। तो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन फंक्शनलिटी ऐड नंबर, वी नीड टू कॉल इट। उसको कॉल करना जरूरी है, विदाउट कॉल आप उसको आगे बढ़ नहीं सकते। द फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन द प्रोग्राम बाय राइटिंग फंक्शन नेम बाय फॉलोड पैरेंथेसिस एज शोन इन द लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम 7 से 3 7। ये देखिए पैरेंथेसिस के बाद ही पैरेंथेसिस यहाँ पे लगेंगे, डोंट मिस द पैरेंथेसिस। तो ये समझ में आ गई होगी कि कैसे फंक्शन कॉल होती है और फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो यूजर डिफाइन। ये यूजर डिफाइंड थे कि आप इसमें कुछ भी नाम रख सकते थे अपने अकॉर्डिंग, बट उसके नेमिंग कन्वेंशन के ध्यान में रखते हुए। इन द above example the numbers were accepted from the user within the function itself. Number were accepted from the user within the function itself, but it is also possible from user defined function to receive value at the time of being called.
An argument is a value passed to the function during the function call. That means which receive corresponding parameters defined in a function header. That means जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको करके तो आपको समझ में आएगी। जैसे कि आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि पैरामीटर क्या होती है, आर्गुमेंट क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर आर्गुमेंट ये वन लाइनर क्वेश्चन होती है और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देते हैं। सो इस प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। राइट प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट डिस्प्लेस सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर वेयर एन इज ए पास्ड एज एन आर्गुमेंट। एन को पास करना है आर्गुमेंट की तरफ। सो ये देखिए पहले क्या है कि फंक्शन डिफिनेशन, तो फंक्शन का नाम लिखिए स्क्वायर, सम स्क्वायर एन। तो सम स्क्वायर इसके अंदर एन पास किया है। तो देखिए जो भी फंक्शन के अंदर जो पास किया ना, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा पैरामीटर। क्या हो गई पैरामीटर। जैसे फंक्शन के अंदर में कुछ डाल दिया तो पैरामीटर हो गई। सम इक्वल टू 0 डाल दिया फॉर आई रेंज आई से लेके n+1। मतलब इसकी रेंज डिफाइन कर दी कि ये 1 से लेके n की वैल्यू 5 है। हाँ तो एन 5+1 6, एक से लेके 6 तक, लेकिन 6 को एक्सक्लूड कर देती है तो एक से लेके 6 तक चलेगी। सम इक्वल टू सम प्लस आई एंड द प्रिंट ऑफ सम फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। यहाँ पे सम प्रिंट करेंगे। हाँ बट यहाँ से इन ना इनपुट लिया इन्होंने यूजर से, और यहाँ पे कर दी कि यूजर से इनपुट ली, इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल यहाँ पे इसने यहाँ पे ये कर दिया। मैं आपको इस प्रोग्राम को करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगी। लाइक जैसे कि एक पहले फंक्शन टेप, फंक्शन का नाम कुछ भी रख लो, डोंट वरी। मैंने फंक्शन का नाम मनीष रख दिया, लेकिन ऐसा रखो कि सब यूजर को पढ़ने में अच्छा लगे। तो वो क्या कर रहे हो कि सम स्क्वायर ऐसा कुछ, या सम नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ रखो कि जो यूजर मतलब किसी को अच्छे से समझ में आए। सम ऑफ नेचुरल नंबर थोड़ा छोटा भी रखना, बट इसके समय मैं बड़ा ले लिया हूँ। ठीक, सम ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे मैंने इन पास करी है एक कॉलन। अब मैं बताता हूँ ये हो गई। अब मान लो इसने फॉर आई, फॉर वैल, कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल है, इन रेंज 1 से लेके n+1 कॉलन। यहाँ पे एक सम डिफाइन करता हूँ, सम इक्वल टू 0 एंड सम इक्वल टू सम प्लस वैल। राइट, सम इक्वल टू सम प्लस वैल। अब इसको उसी यहीं पे प्रिंट कर, आप चाहे तो बाहर भी प्रिंट कर सकते हो बट वो वहां पे भी प्रिंट कर रहा। प्रिंट, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन का भी वैल्यू डाल देता हूँ, फिर इज सम, वो सम की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से मैंने फंक्शन से बाहर ये आया और उसको यहाँ पे वैल्यू डाल देती है एन की। जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू ले रही नम, ये यूजर से ले रही है। तो उस फंक्शन से पहले बाहर आ जाइए। फंक्शन से बाहर आने का क्या तरीका है, इस फंक्शन के बराबर में कोड लिखिए। फिर लिखिए एन, चाहे नम डाल दो कुछ भी, नम इक्वल टू इन, इन मतलब वो कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्जन हो रही है। ये चीज पहले आपको समझ में आनी चाहिए, मैंने पहले ये सब पढ़ा चुके हैं। इंटर नेचुरल नंबर। अब आप यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दो, सम ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें एन आप पास कर दो। राइट, देखो सेम यहाँ पे भी इसने क्या किया, एन पास कर दिया। अब ये एन यहाँ पे आपने नम ले रहे हो ना यूजर से, तो यहाँ भी इसलिए आप यहाँ पे नम डालोगे। राइट, यहाँ पे क्या डालोगे नम। एंड अब इसको देखो रन कर लो, नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल का स्पेलिंग गलती डाल दिया मैंने। एन ए टी नेचुरल नंबर, मान लो मैंने 5 डाल दिया। सम ऑफ
सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर इज 5 इज 1 2 3 6 10 15। इन्होंने कुछ अलग ही करा है, एक सेकेंड। ये फॉर से बाहर आके प्रिंट करा है, फॉर इसके बाहर आके फॉर लूप के अंदर। वही तो आप देखो इसका आउटपुट बना दिया 5। सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, ये नंबर, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको लिखने का तरीका चेंज कर सकते हो। ये इन हटा दो। सम ऑफ फर्स्ट, इसको ऐसे लिख दो, सम ऑफ फर्स्ट कॉमा इन कॉमा नेचुरल नंबर इज, अब देखो 5। सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज 15। इसी तरह फिर दोबारा रन करो। अब यहाँ पे डाल दो 6। सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर इज 21। मतलब इसमें ये है, मुद्दा ये है, समझना ये है, ये जो पहली वाली जो ऊपर में गई है ना, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। और ये जो यहाँ पास कर रहे हैं ना, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब होता है ना कि आर्गुमेंट कर रहे हो आप किसी के रिलेटेड, तो ये इसमें जाना नहीं जाए, इसको जबरदस्ती को भेज रहे हैं, लगभग से आर्गुमेंट कर रहे हैं, जबरदस्ती वाली बात आ गई। तो यहाँ पे जब भी कुछ भेज रहे हैं ना, कुछ वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तभी देखिए, मैं एक मिनट फिर से देखा था, मेरा वीडियो चल रहा है या नहीं, हाँ चल रहा है, ओके। तो ये है ना कि अब जो भी चीज भेज रहे हो, जैसे यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर, ये फंक्शन कॉल हुई आपको, और फंक्शन कॉल के साथ जो भी भेज रहे हो ना, इसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। इसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। और जो भी आपने पास किया वैल्यू, पास वैल्यू क्या पास कर रहे हो यहाँ से, तो जो पी से पास, पी फॉर पैरामीटर, पी फॉर पास, ये वैल्यू क्या पास कर रहे हो इस फंक्शन में आप, जो वैल्यू जो पास कर रहे हो उसको पैरामीटर, जो आप किसी को भेज रहे हो ना, जिसको आर्गुमेंट होता है ना कि जाना नहीं, जबरदस्ती को भेज रहे हो तो आर्गुमेंट, तो ये आपको याद रखना होगा। फिर समझ में आ गई। चलिए अब मैं ये एग्जांपल में यहाँ पे देख लीजिए, 5 जो है ना, तो एक आर्गुमेंट जो नम, ये नम जो आपने डाला तो आर्गुमेंट है, ऊपर जो अपने एन पास के पैरामीटर है। सो समझ में आ गया पैरामीटर और आर्गुमेंट। लेट अस assume that the user has input 5 during the execution of the program. So num refers to the value 5. It is then as an argument in the function. ये जब sum of square है तो ये as a argument behave कर रही है, या behave कर रही है as an argument behave कर रही है। फिर बात करें, since the function is called and control is transferred to execute the function def square। हाँ, तो ये हो गए पैरामीटर, क्या हो गए आपके पैरामीटर। So when parameter n is also refers to the value 5, which is num is referring as shown in the figure 7.3. Since the both num and n are referring to the same value, they are bounded to the same identity. We can use id function to find the identity of the object that is argument and parameter referring. Let us understand with the help of the following example. Write in program user defined function that accept an integer and increment the value by 1। इसकी value एक increment कर देंगे 1 से, and also display the id of argument before function call id of parameter, before increment and after increment, उसकी value id भी print करके देखेंगे। तो function to add 5 to user input numbers, the requirements are listed below। Display the id of the argument before function call, the function should have one parameter to accept the argument, display the value and id of the parameter, add 5 to the parameter, display the new value and id of the parameter to check whether the parameter is assigned to a new memory locations or not। So पहले इसने क्या किया, फंक्शन लिया, डेफ इंक्रीमेंट वैल्यू, उसके अंदर नम पास कर दिया, मतलब पैरामीटर। अब id ऑफ द नम बिफोर इंक्रीमेंट, सो पैरामीटर नम हैज वैल्यू नम, ये id, एक id डिफाइन है, वो लाइब्रेरी है जो आपको इसकी आईडी प्रिंट करेगी कि कौन सी है। फिर उसके बाद वैल्यू 5 से इंक्रीज कर दी, हाँ, उसकी वैल्यू 5 से इंक्रीज कर दी, प्रिंट कर दी नंबर इंक्रीमेंटेड बाय 5 इज नम एंड आईडी। फिर से उसकी आईडी प्रिंट करी, नंबर आपसे यूजर से यहाँ पे ये फंक्शन थी इतना आपकी, ये इतना थी आपकी फंक्शन थी, ये क्या थी आपकी फंक्शन के अंदर की बात थी, ये आपका यूजर है, यूजर से इनपुट ले रहा है, इनपुट डाला उसने, फिर प्रिंट कर आईडी ऑफ आर्गुमेंट नंबर इज आईडी एंड नंबर, यानी वहाँ पे फंक्शन कॉल किया।
तो जैसे मान लो कि इंटर नंबर के 8, पहले क्या नंबर किया यहाँ पे, इंटर 8 नंबर की यूजर ने, इसकी आईडी प्रिंट की, तो आईडी ऑफ आर्गुमेंट नंबर इज, ये आईडी हो गई इसकी 17129033328, राइट। फिर उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुई, इसमें वैल्यू गई 8, सपोजेड 8 गई। अब उसकी आईडी प्रिंट कर, वहां पे इसकी आईडी फिर से, जैसे यहाँ पे वैल्यू पास हुई, हाँ, तो इसकी आईडी आप प्रिंट कर रहे हैं बिफोर इंक्रीमेंट, आईडी इसकी प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या है, सेम आईडी है 17129033328। अब उसके इंक्रीमेंट कर दी वैल्यू 5 से, तो कितनी हो गई 13। द आईडी, अब उसकी आईडी क्या होगा, चेंज, इसकी आईडी क्या होगा अब, चेंज, अब उसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबव द थ्रू इलस्ट्रेशन फिगर 7.4। सो देखो, बिफोर इंक्रीमेंट नंबर एंड नम, आईडी क्या थी, दोनों की सेम थी, और वो क्या थी 8। आफ्टर इंक्रीमेंट नंबर एंड नम, ये होगा, और ये 5 added to the number, ये वैल्यू इनकी ये होगा। तो आईडी ऑफ आर्गुमेंट एंड पैरामीटर बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीमेंट, both argument parameter can have same name as shown in the figure 7.6, 7 से 6, both argument parameter can have same name as shown in the shown in num program 7.6। जैसे आर्गुमेंट पैरामीटर के नाम भी सेम हो सकता है, तो इसमें कोई इशू की बात, जैसे कि यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट से माई लिस्ट इसमें करा, आर्गुमेंट ये दे रहा है, और ये बोले वो पैरामीटर, और ये आर्गुमेंट दोनों का नाम सेम है। फंक्शन टू कंप्यूट द मीन्स, write a program to user defined function my mean to calculate the mean of a floating value stored in a list। लाइक जैसे एक फंक्शन बनाया ना, एक माई लिस्ट इसने यहाँ पे डाल दिया, फंक्शन कॉल किया, जस्ट माई लिस्ट माई मीन इक्वल टू माई मिस्ट, माई लिस्ट इसमें पास कर आर्गुमेंट डाल दिया, आर्गुमेंट डाल दिया। तो यहाँ पे माई मीन फंक्शन कॉल हुई, माई लिस्ट टोटल 0 काउंट 0 फॉर आई इन माई लिस्ट, एक एक करके वैल्यू आएगी आई में, और टोटल, टोटल प्लस टोटल आई, जो भी मतलब वो इंक्रीमेंट कर रही है, and count equal to count plus 1, add each element to I to the total, टोटल में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एंड काउंट भी हो रही है कि कितना उसमें वैल्यू है, काउंट भी मतलब अगर मीन निकालना होता है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइड बाई उसकी टोटल वैल्यू क्या है, काउंट, राइट। यही तो मीन की फॉर्मूला होती है, तो इससे सम निकल रही है, इससे काउंट निकल रही है, अब मीन निकाल दी, फॉर लूप से बाहर आके यहाँ पे मीन निकाल दी टोटल बाई काउंट, और उसको प्रिंट कर रही मीन। तो इसे ये समझ में आ गया होगा कि मतलब आर्गुमेंट और पैरामीटर के नाम सेम हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट भी आ रहा है। ये प्रोग्राम को खुद से करके देखिएगा, पीछे वाला प्रोग्राम को भी खुद से आप टाइप कीजिए, क्योंकि मेरा बार बार वीडियो ना क्लोज हो जा रही है, जिससे इशू क्रिएट हो रही है। सो आप बात करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट यूजर डिफाइंड फंक्शन कैलकुलेट फैक्ट, टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर नम पास्ड एज एन आर्गुमेंट। तो आपको क्या निकालनी है, कैलकुलेट करनी है फैक्टोरियल, calculate the factorial of a number num passed as an argument. So function to calculate factorial, the required are listed below. The function should accept one integer argument from user. Calculate factorial, for example display factorial। तो पहले इसने एक फंक्शन यूजर डिफाइन कर लिया, इसके आगे डेफ लगा दी, इसमें वैल्यू पास कर रही है, हाँ, उसको पैरामीटर बोलते हैं। फैक्ट वन ले लिया, फॉर आई इन रेंज 0 से नम से लेके एक एक करके स्टेप, मतलब एक एक डिक्रीज होगी, -1 मतलब एक एक वैल्यू डिक्रीज होगी। तो मान लो नम की वैल्यू जो भी, मान लो यहाँ पे 5 है, 5 4 3 2, हाँ, ऐसे करके आएंगे, और ये एक एक करके आएंगे 1 तक, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं, लास्ट वाला एक्सक्लूड हो जाती है। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट गुने आई, एंड प्रिंट फैक्टोरियल करेंगे, तो ये कुछ है ना कि इस टाइप के आपको आउटपुट आएंगे, ये आपकी प्रिंट, ये आउटपुट यहाँ पे 120 आएंगे 5 डालने पे। ये खुद से भी कर सकते हो कि कुछ नहीं कि ये इसमें वैल्यू एक एक ले रही है यहाँ पे, उस वैल्यू को स्टोर करके उससे मल्टीप्लाई कर दी, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन कर रही है, इसको आप टाइप करके करोगे तो इजीली समझ में आएगा आपको। और नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछे, क्योंकि बेसिक कोड है, कई बार हो चुकी है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर की। अब पैरामीटर में क्या हम स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं ना, राइट, मतलब पैरामीटर में स्ट्रिंग हो सकती है, आर्गुमेंट भी स्ट्रिंग हो सकती है। The argument passed are numeric type only. However, in some program, user may need to pass a string value as an argument as shown in the 7 set। ये प्रोग्राम है जिसमें अभी तो हम लोग नंबर दे रहे थे ना, पास कर रहे थे, अब हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे।
So write a program using user-defined function that accept first name and last name as an argument and concat कर देगी full name and display the output as follows. like जैसे कि एक प्रोग्राम इसने बनाया def full name करके, मतलब ये फंक्शन कॉल ही है आपकी, मतलब ये आपकी फंक्शन है, राइट, ये आपकी फंक्शन है। तो इसमें आप फर्स्ट नेम पहले यूजर से लिया इंटर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम लिया इंटर लास्ट नेम, फिर उसके बाद फंक्शन कॉल की फुल नेम करके इसमें फर्स्ट और लास्ट पास कर रही है वेरिएबल दोनों। यहाँ पे फंक्शन कॉल है फुल नेम फर्स्ट एंड लास्ट, फुल नेम इक्वल टू क्या डाल देंगे, फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, बीच में एक स्ट्रिंग डाल दी, वो प्रिंट कर देगी हेलो, हेलो और फुल नेम, हेलो और फुल नेम। तो ये प्रिंट हो जाएगी हेलो और फुल नेम, क्या प्रिंट हो जाएगी हेलो और फुल नेम। फर्स्ट टाइम ज्ञान डाला, सेकंड टाइम वर्धन डाला, तो हेलो ज्ञान वर्धन। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत? फिर बात करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर के। पाइथन अलाउज असाइनिंग डिफॉल्ट वैल्यू टू द पैरामीटर, पैरामीटर मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास होती है उसकी बात होती है। डिफॉल्ट वैल्यू इज वैल्यू दैट इज pre-decided and assigned to that parameter when function call does not have its corresponding argument, like कोई argument है ही नहीं तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट उसमें वैल्यू वो सिस्टम द्वारा डिफाइन होती है। लाइक जैसे कि राइट ए प्रोग्राम डेटा सेट नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ a fractional number and call user defined functions mixed fraction when the fractions form is not a proper fraction, default value of denominator is 1. The function displays a mixed fraction only if the fraction found by a parameter does not evaluate to a whole number. Like ये प्रोग्राम करेगी कि write a program that accepts numerator and denominator of a fractional number and call user defined function mixed fraction when the fraction form is not a proper fraction, the default value of the denominator is 1. जब वो proper fraction नहीं होगी तो उसकी default value of denominator 1 होगी। The fraction displays a mixed fraction only if the fraction found by parameter does not evaluate to whole number। ऐसे प्रोग्राम इसको देखे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि क्या किया, एक फंक्शन इसने कहा डेफ मिक्स फ्रैक्शन नम और डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 ऐसा है, रिमाइंडर इक्वल टू नम नोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, हाँ, क्वोशिएंट इक्वल टू, इसको इंटू में कन्वर्ट कर लिए नोमिनेटर बाय डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, प्रिंट करें द मिक्स फ्रैक्शन इज क्वोशिएंट और रिमाइंडर स्लैश डिनोमिनेटर। अगर मान लो रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं है तो मतलब उसमें मिक्स फ्रैक्शन होगी ना। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुई तो, हाँ, अगर अगर इफ है फिर उसके बाद इल्स चलेगी। अगर मान लो कि रिमाइंडर 0 है तो गिवन फैक्टर इवैल्यूएट्स एज अ होल नंबर, हाँ, एंड फंक्शन यहाँ पे इंड हो गई। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया कि नोमिनेटर आपसे कुछ लिया, डिनोमिनेटर को लिया, आप यूजर ने कुछ डाला, यू इंटर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। इफ नोमिनेटर बड़ा होना चाहिए ना, कंडीशन वेदर फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर और नॉट, चेक किया है तो मिक्स फ्रैक्शन कॉल होगी इल्स इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर नोमिनेटर है ही नहीं बड़ा डिनोमिनेटर तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, प्रिंट करेगी। तो वहीं पे आपने यूजर डाला 17 डिनोमिनेटर डाला 2, यू इंटर 7 डिवाइड बाई 2, सो मिक्स फ्रैक्शन इज 8, इसमें डिवाइड कर दिया उसने 7, 2 8 जा 16, देखो ये वाला कॉल चलेगी इस, हाँ, मिक्स फ्रैक्शन। तो इस डिनोमिनेटर में आ गया आपका कितना, डिनोमिनेटर में आ गए आपके 17, डिनोमिनेटर में आ गए 2, डिनोमिनेटर में आ गए 2। ये मोडुलो है तो ये क्या, ये आपकी रिमाइंडर देगी आपकी 1, रिमाइंडर क्या देगी ए 1। इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, बात सही है। तो आपकी नोमिनेटर कितना था आपका, नोमिनेटर 17 डिवाइडेड डिनोमिनेटर, ये कितना हो जाएगी आपकी 8। तो ये आपकी क्वोशिएंट आपकी 8 प्रिंट करेगी। और रिमाइंडर, जो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया था अभी, 1 आया था, तो ये रिमाइंडर 1 और डिनोमिनेटर कितना था आपका, डिनोमिनेटर आपका था 2, तो 1/2 इसके जगह 2 ये प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 8 1/2। ये समझ में आया होगा। इन द एबव प्रोग्राम डिनोमिनेटर इंटर इज 2 व्हिच इज पास्ड टू अ पैरामीटर डेनो, सो डिफॉल्ट वैल्यू आर्गुमेंट डिनोमिनेटर इज ओवररिटन। लाइक जैसे इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, 1 थी ना,
कि बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी 1, तो इसको आपने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, कि इसको 1 को रिप्लेस करके आपने ट्रू कर दिया। वही बात बता रहे हैं यहाँ पे। सो लेट अस कंसीडर द फंक्शन कॉल मिक्स्ड फ्रैक्शन 9, आपने क्या दिया 9, सो नम विल बी असाइन्ड एज एन एंड डिनोमिनेटर यूज डिफॉल्ट वैल्यू 1। और आपने कुछ नहीं डाला तो क्या डिफॉल्ट वैल्यू लेगी, जैसे आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल नोमिनेटर 9 और डिनोमिनेटर को यहाँ पे कुछ नहीं डाला, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लेंगे 9, और बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 लेंगे। तो वही बाई डिफॉल्ट की बात यहाँ पे हो रही थी कि डिफॉल्ट पैरामीटर, default Python allows assigning a default value to the parameter. Value defined is a value that is pre-decided and assigned to the parameter when the function call does not have its corresponding argument. मतलब आपने पहले से पैरामीटर में वैल्यू डाल दी और वो एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग आपने कुछ आर्गुमेंट नहीं डाल रहे, तो कोई इशू नहीं हो, बाई डिफॉल्ट वाली वैल्यू लेंगे। देख लो तो वीडियो बनाओ है ना, ये आसान है। So note a function argument can have expressions such as mixed fraction num plus 5 and denominator plus 5. In such a case, argument is evaluated before calling the function so that a valid value can be assigned to the parameter. The parameter should be in same order as that of the argument. So default parameter must be a trailing parameter in the function headers. That means if any parameter is having default value, then the all other parameters to its right must have a default value. For example, मिक्स फ्रंट नम इक्वल टू 1, नम इन्वर्टर डाला, डिनोमिनेटर पे 1 डाला, तो ये सारे बाय डिफॉल्ट ये 1 लेंगे। आपने नोमिनेटर 2 डाले, डिनोमिनेटर 1 लिया, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 लेंगे, आपने कुछ नहीं डाला तो, कुछ नहीं डाला तो, मतलब कुछ भी आर्गुमेंट आपने पास नहीं किया। तो let us consider few more functions definition header. Incorrect default must be last parameter. Incorrect as a default must be as a last parameter. Wave collector principal equal 100, rate equal to 5. करेक्ट ये है ऐसे, और करेक्ट बात है रेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100 टाइम इक्वल टू 5। तो मतलब ये ना मतलब लास्ट में जब बाय डिफॉल्ट आपको डालना है तो लास्ट में उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट वाली, शुरू वाले को आप ऐसे ही डालो, और जो बाय डिफॉल्ट आपके बना दो उसको लास्ट में डालो, ये प्रीफेयर्ड होती है। फंक्शन रिटर्निंग, a function may or may not return value when called, the return statement return the value from the function। हाँ वो रिटर्न कर भी, उसमें वैल्यू हो भी सकती रिटर्न करने के लिए, नहीं भी हो सकती, जैसे इस फंक्शन में कोई भी रिटर्न करने की वैल्यू नहीं थी। So, in the example given, so far the function performs calculation and display results. They do not have any return value. Such functions are called void function. ऐसा फंक्शन जो कुछ रिटर्न नहीं करे, प्रिंट कर रहा है उसके अंदर, वो क्या होगा, void function हो गई। क्या बोलते हैं उसको, void function। But a situation may arise when wherein we need to send values, हाँ, from the function to calling function। ऐसा कभी सिचुएशन आ जाएगी जिसने फंक्शन को कॉल किया, तो कुछ वैल्यू सेंड करना है, प्रिंट नहीं करना है। दिस इज डन यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। द रिटर्न एक कीवर्ड है, उसकी हेल्प से होती है। द रिटर्न स्टेटमेंट डज द फॉलोइंग, रिटर्न कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन, रिटर्न वैल्यू और नन, मतलब वो क्या आप रिटर्न करेंगे। लाइक किसी एग्जांपल है, राइट प्रोग्राम यूजर डिफाइंड फंक्शन कैलकुलेट पावर दैट एक्सेप्ट बेस एंड एक्सपोनेंट एज एन आर्गुमेंट, मतलब वो बेस और आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेंगे एज एन आर्गुमेंट, रिटर्न द वैल्यू बेस टू पावर एक्सपोनेंट वेयर एज बेस एंड एक्सपोनेंट्स आर इंटीजर। लाइक इसने क्या करा कि एक डे कैलकुलेट पावर करके यूजर डिफाइंड फंक्शन बना ली, उसकी दो वैल्यू नंबर और पावर इसने एक्सेप्ट कर रहे हैं एज एन पैरामीटर, रिजल्ट उसकी 1 है, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके पावर +1, जैसे 1 है तो 1 से लेके उसकी पावर, जब मतलब जहां तक उसकी पावर निकालना, जैसे 10 हो 5 हो, जैसे 5 के देख लो आप नंबर, तो इसमें रेंज 1 से लेकर, 1 से लेकर 5 तक कर, तो 1 से लेकर 5 तक चले, रिजल्ट को रिजल्ट गुने नंबर, और उसको रिटर्न रिजल्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, पहले ये फंक्शन कॉल यहाँ पे, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे बेस, तो बेस आपने यूजर्स को डाली, एक्सपोनेंट डाली उसकी, और आंसर इक्वल टू, देखिए अब ये क्या हो, आंसर में स्टोर कर रहे, कॉलिंग फंक्शन क्या हो रहा है, आंसर में स्टोर है, इससे पहले जितना भी था वो कॉलिंग फंक्शन को कहीं हम स्टोर नहीं कर रहे थे। जैसे यहाँ देखो,
देखो ये कॉलिंग फंक्शन है, फंक्शन कॉलिंग मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम कहीं स्टोर मतलब किसी में असाइन नहीं कर रहे वैल्यू को। बट यहाँ देख लो, जब भी आप रिटर्न कर रहे हो तो उसको असाइन कर रहे हो यहाँ पे किसी में, या उसको प्रिंट कर लो या असाइन करो, आंसर में असाइन करते कैलकुलेट पावर बेस और इसकी एक्सपोनेंट, और प्रिंट कर देंगे इसको, आंसर को प्रिंट करेंगे, देख रहे आंसर को प्रिंट कर रहे हैं। तो अपने इसकी बेस डाली 5, एक्सपोनेंट डाली 4, बेस क्या डाली इसकी 5, नंबर में पावर आ गई 4, मतलब 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। तो ये कैसे हुई कि इसमें 1 आएगी, पावर इसमें क्या डाला था 4, 4 एक 5 हो गई, 1 से लेकर 5 तक। रिजल्ट में क्या आ गई, रिजल्ट पहली बार जब लूप चलेगी फर्स्ट इटरेशन में, तो रिजल्ट में क्या है, पहले से 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर की वैल्यू क्या है 5, फिर नंबर की वैल्यू क्या है 5, फिर दूसरी बार चलेगी तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तीसरी बार चलेगी तो आई की वैल्यू 3, नंबर की वैल्यू 5, फिर नेक्स्ट टाइम 4 आ जाएगी और 5। ये लास्ट वाला एक्सक्लूड करके चलते, तो ये इसकी हो गई। तो ये 5, 10, 15, 20, रिजल्ट गुने नंबर। तो ये ऐसे हुई ना कि रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर रहा था, ये आपको ऐसे है, ये थोड़ा ये ऐसे नहीं होंगे, इसमें ये होगा कि पहले रिजल्ट आई इक्वल टू 1 था, एक 1 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको फिर उसने स्टोर करके रखा है, फिर से नेक्स्ट टाइम आएगी तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो गई और 5, 5 फिर आई की वैल्यू क्या हो गई 3। ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, हाँ 5, फिर 3 मल्टीप्लाई 5 आएंगे नेक्स्ट टाइम में, फिर 4 मल्टीप्लाई 5 आएंगे। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आ जाएगी 625, 625। तो ये समझ में आया कि इसमें ये है ना कि अब इसको प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट बेस रेस टू द पावर एक्सपोनेंट इज, यहाँ पे आंसर प्रिंट कर रही है। ये एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, थोड़ा मे बी एरर हो सकती है, ड्राई रन करके देख लीजिएगा। So far we have learned that function may or may not have parameter, and function may or may not have return value. In Python, as per our requirement, we can have the functions in either of the following ways: function with no argument, ये मैंने देख लिया; function with no return value; function with no argument, कोई आर्गुमेंट ना हो बट रिटर्न वैल्यू, कोई आर्गुमेंट नहीं है बट उसको रिटर्न कर रही वैल्यू को; फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, ये सिनेरियो बन सकते हैं। एंड फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, 4 सिनेरियो बनते हैं कि उस अकॉर्डिंग आप कोड भी कर सकते हो इसको। अब बात करते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। A Python interpreter start the executing instruction in a program from the first statement. The statement are executed one by one in order of the appearance from top to bottom. ये पाइथन में टॉप से बटन की ओर प्रिंट करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन। B, when the interpreter encounters the function definition, the statement inside the function are not executed until the function is called. ये भी बात आपको बताया कि फंक्शन जब तक कॉल नहीं होती तब तक वो उसकी फंक्शन डिफिनेशन, उस फंक्शन के अंदर जो भी होती है वो चलती ही नहीं। लेटर व्हेन द इंटरप्रेटर इनकाउंटर a function call, there is a little deviation in the flow of execution. In that case, instead of going the next statement, the control jumps to the function call and execute the statement of that function. like जैसे लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रही है, कोड रन कर रही है, और मान लो यहाँ पे फंक्शन कॉल है किसी का, और मान लो ये ऊपर है या बहुत नीचे, या बहुत नीचे है, तो बहुत नीचे चलेगा, उस फंक्शन को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। After that, control comes back to the point of function call so that a remaining statement in the program can be executed. Therefore, when we read a program, we should not simply read from top to bottom. Instead, we should follow the flow of control, flow of flow of control. It is also important to know that function must be defined before it call within a program. Like program to understand the फ्लो ऑफ एजुकेशन यूजिंग फंक्शन, मतलब फ्लो ऑफ एजुकेशन को भी हम लोग देखेंगे। देखते हैं फंक्शन क्या है, हेलो पाइथन कॉल है, हेलो पाइथन क्या है कॉल है। फिर क्या है डेफ हेलो पाइथन प्रिंट आई लव प्रोग्रामिंग और एजुकेशन में द कोड द एरर इज प्रोड्यूस। बिकॉज वो पहले आएंगे हेलो पाइथन का देखेंगे,
हेलो पाइथन कहीं पे डिफाइन ही नहीं, आप इसे फंक्शन कॉल कर दिया। The function is not defined in produce when even through the function call has been defined. When a function call is encountered, the control has jumped to the function definition executed. In the above program, since the function call precedes the function definition, the interpreter does not find the function definition and hence error is raised. Right? मतलब ये function पहले क्या किया इसने फंक्शन कॉल कर दिया, क्या क्या फंक्शन कॉल, उसके बाद फंक्शन डिफिनेशन नीचे है, तो इंटरप्रेटर पहले वो टॉप टू बटन आएंगे, तो ये देखेंगे यहाँ पे क्या है कि फंक्शन कॉल है बट फंक्शन डिफिनेशन तो ऊपर देखा ही नहीं कहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, एरर देंगे। In the above program, since the function call precedes function definition, interpreter does not find the function definition, hence its error is raised. That is why the function definition should be made before the function call as shown below. So def hello Python फंक्शन कॉल है, फंक्शन डिफिनेशन है, इसके बाद ये फंक्शन कॉल है, तो यहाँ पे आपको सही से काम करेगी, कोई एरर नहीं आएगी। नहीं यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन हेडर फंक्शन कॉल, ग्रीटिंग यहाँ पे नाम पास कर दी, प्रिंट हेलो यहाँ पे, फिर इसके बाद कॉल किया, उसके बाद प्रिंट थैंक्स। तो द 7.5 explain the flow of execution for two program. The number in a square brackets show the order of execution of a statement. Sometimes a function needs to be return multiple value which may return using tuple. Sometimes समटाइम फंक्शन को मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं सिंगल वैल्यू की जगह, जैसा अभी हम लोग ना सिंगल वैल्यू रिटर्न करे तो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी होती है, उस केस में वो टप्पल की हेल्प से करेंगे। टप्पल हमने पहले देखा, जैसे डेफ रेक्टेंगल एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है, अपने रिटर्न किया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यूजर से लिया लेंथ ब्रेथ और एरिया यहाँ पे प्रिंट कर रही थी, यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ गई, एरिया यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ गई। लेकिन जब मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी होगी तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, जैसे अब मान लो ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पे 20 हो गई थी, 20 रिटर्न कर रही है, यहाँ पे प्रिंट कर रही है 20 और थैंक्स। बट जब मल्टीपल वैल्यू आएगी तो टपल के हेल्प से होती है, जैसे राइट ए प्रोग्राम यूजर डिफाइन फंक्शन दैट एक्सेप्ट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल रिटर्न द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे एरिया भी रिटर्न करनी है और पेरीमीटर भी रिटर्न करनी है, तो हाउ विल यू रिटर्न दैट, यूजिंग द टपल, यू विल रिटर्न यूजिंग द टपल। सो अभी हम देखते हैं, लाइक डेफ कैलकुलेट एरिया पेरीमीटर, इसमें क्या लेंथ डाल दिया, अपना ब्रेथ डाल दिया, एरिया इक्वल टू क्या क्या लेंथ इंटू ब्रेथ और पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर भी निकल गए। अब now a tuple is returned is consisting of two values that area and parameter. So return parenthesis और एरिया पैरामीटर। So अपने यहाँ से पहले ये देखते, लेंथ आपने डाला, ब्रेथ डाला, और एरिया और पैरामीटर इक्वल टू एरिया स्लैश पैरामीटर इज पैरामीटर। सो आपने डाला 45 और 66, तो एरिया इज ये आ गई, पैरामीटर ये आ गई। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या टप्पल की तरह इसको साइन किया कि ये देखो यहाँ पे क्या क्या एरिया इंटू पैरामीटर, पर एक टपल में इसको करा आपने, बट यहाँ पे ओनली एरिया रिटर्न कर रहे हो आप, एक सिंगल वैल्यू हो गई और यहाँ पे डबल वैल्यू हो गई। तो राइट प्रोग्राम डेट सिमुलेट्स ट्रैफिक, program should consider the following: a user defined function traffic light that accepts from the user, display an error message if the user enters anything from the red other than red, yellow, green. Function light is called and flowing is displayed upon depending upon the return from the light. Stop. Your life is precious if the value returned by light is 0. Please wait till the light is green if the value returned by light is 1. Oh, thank you for be patient if the value returned by 2. तो देखो यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर रिटर्न है, यूजर डिफाइन फंक्शन लाइट हैज टू एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग एज इनपुट, रिटर्न 0 व्हेन द इनपुट इज रेड, 1 रिटर्न करेंगे व्हेन द इनपुट इज येलो एंड 2 व्हेन द इनपुट इज ग्रीन। सो द इनपुट शुड बी एज अ पास्ट एन आर्गुमेंट। जैसे क्या किया, एक सिग्नल है डेप, हाँ ट्रैफिक लाइट, इंटर आपने क्या कलर ऑफ द ट्रैफिक लाइट डाला, इस सिग्नल नॉट इन रेड, तो सिग्नल नॉट इन, हाँ अगर इसमें नहीं है, रेड नहीं है, येलो नहीं, ग्रीन नहीं है, तो प्लीज इंटर ए वैलिड ट्रैफिक लाइट कलर इन कैपिटल। अगर मान लीजिए कोई रेड भी नहीं, येलो भी नहीं, तो ग्रीन भी नहीं, इल्स वैल्यू इक्वल टू लाइट वैल्यू
if value function call to light is equal to light or signal. If value equal to 0, print stop, your life is precious. Value equal to 1, please go slow, else go, thank you for patience. अब देखो ये लाइट फंक्शन यहाँ से कॉल हुई थी, लाइट इक्वल टू कलर, इफ कलर इक्वल टू रेड रिटर्न 0, इफ कलर इक्वल टू येलो रिटर्न 1, इल्स रिटर्न 2, फंक्शन इंट शेयर. सो ट्रैफिक लाइट यहाँ पे कॉल हुई, ट्रैफिक लाइट कॉल हुई, स्पीड इज बट किल्स. सो मान लो यहाँ पे क्या कहा, इंटर द कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट, उसने येलो डाला, क्या क्या येलो किया, इसने ट्रैफिक लाइट क्या करी, येलो डाली इसने, तो यहाँ से ट्रैफिक लाइट, तो स्टार्टिंग से कोड यहाँ से आएगी, पहले देखिए कि ये फंक्शन कॉल है, ये चलेगी नहीं, तो क्या डाला, कॉल किया था ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट. फिर यहाँ पे देखेंगे ये फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन कॉल है, यहाँ पे आएगी, फिर ये भी फंक्शन कॉल है, ये भी फंक्शन डिफिनेशन है, सॉरी. तो ट्रैफिक लाइट देखिएगा, तो यहाँ से ट्रैफिक लाइट यहाँ पे आया, और यहाँ पे देखा ट्रैफिक लाइट, ये फंक्शन कॉल यहाँ पे क्या डाला उसने, डाला क्या उसने, अभी यूजर ने येलो डाला, तो येलो डाला, तो इस केस में कुछ नहीं होगा, ये अगर येलो इस कलर में है, इफ नॉट रहता तो ये वाला चलता, इल्स आ गई, फिर वो वैल्यू और लाइट, लाइट लाइट फंक्शन कॉल करेगी, लाइट में सिग्नल, लाइट में ये लाइट है, तो कलर यहाँ पे आई, तो वहाँ पे क्या येलो, येलो है तो क्या करेंगे, रिटर्न 1, तो यहाँ पे आएंगे, और ये वैल्यू की वैल्यू क्या है 1, रिटर्न वहां से 1 आई, तो कहेगा प्लीज गो स्लो, येलो है मतलब प्लीज गो स्लो, तो यहाँ पे क्या प्रिंट है, प्लीज गो स्लो, उसके बाद ये वाला आई प्रिंट, स्पीड थ्रिल्स बट नॉट किल्स. तो इसको आप करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसको करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, तब इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा, कोड करके, क्योंकि अगर हम अगर सारा कोड करवाने लगेंगे ना, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएंगे. अब बात करते हैं स्कोप पे वेरिएबल. A variable defined inside the function cannot be accessed outside it. कोई भी वेरिएबल अगर उस फंक्शन के अंदर आपने डाला है, तो उसके बाहर आप यूज नहीं कर सकते. एवरी वेरिएबल है जो वेल डिफाइंड एक्सेसिबिलिटी, the part of the program where a variable is accessible can be defined as the scope of that variable. मतलब उस जिसके अंदर तक वो एक्सेस कर सकते हैं उसकी वो स्कोप डिफाइन हो गई. वेरिएबल कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग टू स्कोप. वेरिएबल के दो स्कोप होते हैं मेनली. वेरिएबल दैट हैज ग्लोबल स्कोप इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल, एंड वेरिएबल दैट इज अंडर ए लोकल स्कोप इज नोन एज लोकल स्कोप. ग्लोबल वेरिएबल ऐसी होती है जो हर जगह यूज की जाती है, लोकल वेरिएबल की कुछ लिमिटेशन होती है. इन पाइथन वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल किसको बोलते हैं पाइथन में. इन पाइथन वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन और एनी ब्लॉक इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल. ये सब किसी फंक्शन आउटसाइड होंगे, फंक्शन के अंदर नहीं होंगे. इट कैन बी एक्सेस एनी फंक्शन डिफाइंड ऑनवर्ड्स. मतलब इसको आप ग्लोबली आप डिक्लेयर करते हो तो किसी भी फंक्शन के अंदर ये यूज हो सकती है. एनी चेंज टू द ग्लोबल वेरिएबल विल इम्पैक्ट ऑल द फंक्शन इन द प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल कैन बी एक्सेस. आपने ग्लोबल वेरिएबल का माने एक ग्लोबल वेरिएबल है उसके अंदर 10 फंक्शन बना दिए और सबके जगह ग्लोबल वेरिएबल यूज कर दिया. अगर ग्लोबल वेरिएबल एक बार अपने ऊपर चेंज कर दी तो सारे जगह वो इम्पैक्ट दिखेंगे उसकी, वो चेंजेस वहां पे दिखेंगे. बट लोकल वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक is known as local variable. It can be accessed only in the functions or block where it is defined. It exists only till the function executes. मतलब लोकल वेरिएबल की बात करें तो जिस भी फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी के अंदर फंक्शन तक वो काम करेंगे, उसके बाद वो काम नहीं करेंगे. जब तक वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रही तब तक उसकी लाइफ है, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है. देखिए सर ये प्रोग्राम टू एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन. ठीक है कि नम इक्वल टू 5 है, if my function है इसका y equal to num plus 5, print accessing num global in my function value equal to num, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी. print access y local variable of my function is y तो y की वैल्यू क्या है आपकी 5 प्लस 10, तो y की वैल्यू 10 आ गई. अब यहाँ पे फंक्शन कॉल है तो फंक्शन किया, अब ये प्रिंट एक्सेसिंग num आउटसाइड माई फंक्शन 1, num accessing y आउटसाइड फ्रॉम माई फंक्शन 1. देखिए तो पहले वाला में क्या करेंगे, पहले वाले में तो ये प्रिंट किया, पहले वाले ने तो वैल्यू इसकी 5 प्रिंट कर दी, नॉट एन इश्यू. पहला वाला प्रिंट कर दी, दूसरा वाला चली तो ये भी प्रिंट कर दी क्योंकि ये वाला प्रिंट किया जब भी फंक्शन कॉल किया था. तीसरा एक्सेसिंग नम आउटसाइड माई फंक्शन, हाँ तो ये नम को ये फंक्शन यहीं तक है, फंक्शन ये यहीं तक है.
तो इसके अंदर फंक्शन के अंदर तो दोनों चल गई, ग्लोबल भी चल गई और लोकल भी चल गई, 5, इसकी वैल्यू 10। अब आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड में फंक्शन ये वाला 5 प्रिंट तो कर देगी, ये वैल्यू क्या 5 प्रिंट करेगी। बट आप यहाँ पे क्या वाई प्रिंट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या दे दिया इसने, एरर दे दिया, ट्रैक मस्ट रिसेंट कॉल लास्ट एनसीईआरटी लाइन नंबर लाइन, मतलब एक्सेसिंग वाई आउटसाइड माई फंक्शन वाई इज नॉट डिफाइंड, लाइक जैसे वाई यहाँ पे डिफिनेशन थी फंक्शन के अंदर, बट आपने वाई कहाँ प्रिंट करो, इस फंक्शन के बाहर प्रिंट करो, इस फंक्शन क्या कर रहे हो, बाहर प्रिंट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, एरर देगी। या क्या देगी, एरर देगी, क्योंकि इसकी लाइफ इसी के अंदर है, फंक्शन के अंदर है। ये समझ में आया होगा। Any modification to global variable is permanent and the effects of all the function where it is used. If a variable with the same name as a global variable is defined inside a function, then it is considered local to that function and hides the global variable. मतलब if a variable with the same name as a global variable is defined inside a function, that is considered local to that function and hide the global variable. That means कि ये फंक्शन है, आपने नम डाला, इसी के अंदर फिर से नम डालता, नम इक्वल टू डालता 15, तो इस फंक्शन के अंदर ये 15 एज ए 15 वर्क करेंगे, ना कि 5 वर्क करेंगे। ये लाइन ये कहना चाह रहा है कि वो ओवरराइड कर देंगे। If a variable with the same name is global to the variable is defined inside a function, that is considered a local to that function and hides the global variable. If modification of a value of a global variable is used outside the function, then keyword is global should be predefined to variable name in that in the function. देखिए ये प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। सो जैसे नम इक्वल टू 5 है, जैसे माई फंक्शन एक है, इसके अंदर ग्लोबल नम डाला, क्या डाला, ग्लोबल नम, एक्सेसिंग नम इक्वल टू नम। अब यहाँ पर नम इक्वल टू 10 डाला, नम इक्वल 10, नम रीअसाइन इक्वल टू नम इक्वल 10, फंक्शन इनिशियल, सो प्रिंट एक्सेसिंग नम आउटसाइड फंक्शन नम, तो इसकी वैल्यू पहले एक्सेसिंग नम 5 और रीअसाइन इसकी वैल्यू क्या हो गई 10। लाइक जैसे कि ये पहले क्या है, ग्लोबल नम है ये, हाँ, नम डिफिनेशन कर दिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, नम। और जब इसकी वैल्यू नम आपने 10 कर दी, तो इसकी रीअसाइन वैल्यू हो गई, क्योंकि आपने यहाँ ग्लोबल वर्ड यूज करके फिर नम वेरिएबल फिर से आपने डाला है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। वही बात है पॉइंट नंबर 3 की, द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल इज यूज्ड टू आउटसाइड द फंक्शन, देन द कीवर्ड ग्लोबल शुड बी प्रीफिक्स टू दैट वेरिएबल नेम इन द फंक्शन। जैसे आपको उसको रीराइट करनी है उसकी वैल्यू को, तो आप उसके आगे ग्लोबल लगा के फिर आपको रीराइट कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब बात करेंगे पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात करें, पाइथन इज वेरी एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये पाइथन इसी के लिए बहुत फेमस है कि बहुत ही इसके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। जैसे फंक्शन मैंने पढ़ा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और यूजर डिफाइन, तो अभी हमने यूजर डिफाइन फंक्शन पढ़ लिया, अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात करते हैं। तो इसमें बिल्ट इन होती है, एक मॉड्यूल होती है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी बिल्ट इन फंक्शंस, इसके पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होती है, built in functions that can be called in the program as when the required, thus saving programmer's time of creating those commonly which function every time. So built in function है जो आपकी प्रोग्रामर के टाइम को रिड्यूस कर दे। जैसे built in functions are the ready-made function in the Python that are frequently used in the program. Let us inspect the following Python. जैसे आप प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो अपने यूजर से एक नंबर इंटर नंबर, बी इक्वल टू ए गुने ए किया, प्रिंट स्क्वायर इज बी। बट इसमें क्या है कि आपने खुद से सब चीज करा, बट इन वो प्रोग्राम यूनिट इनपुट लिया, इंट लिया, हाँ, यूजर से फिर प्रिंट करा और बिल्ट इन फंक्शन। तो ये क्या इनपुट है, इंट है, प्रिंट है, क्या एक इनपुट मतलब बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। The set of instruction to be execute for these built-in functions are already defined in the Python interpreter। ये Python interpreter के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है कि इंट क्या काम करेंगे, इनपुट की क्या फंक्शनलिटी है, इंट की क्या फंक्शनलिटी है। Let us consider the Python statement consisting of function called to built-in function and answer the given question। Like जैसे फर्स्ट नेम इनपुट इंटर नेम, तो ये क्या यूज, what is the name of the function being used, input। Does the function accept as a value or argument, yes, because the parenthesis consist of string, so enter your name। ये वैल्यू और आर्गुमेंट ले रही है,
यस ले रही है। डज द फंक्शन रिटर्न वैल्यू? यस देयर इज एन आर्गुमेंट equals operator preceding the function name. It means that the function return a value which is stored in the variable f name. Like कहने का मतलब है कि ये है, ठीक है, इसके अंदर पैरेंथेसिस है, इसके अंदर कुछ वैल्यू क्या हो रही है, पैरामीटर पास हो रही है, मतलब आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट कुछ आ रही है और ये इक्वल कर दी, मतलब इसने कुछ ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न भी कर रही है। तो ये कहने का मतलब ये इसकी हुई। Hence the function input accept a value and return a value। समझे रिटर्न क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दे दी। जैसे हम लोग रिटर्न करते थे कोई भी फंक्शन को, तो उसको स्टोर कर, जैसे आंसर होता था, आंसर में फंक्शन कॉल करके यहाँ पे स्टोर कर देते, इस वैल्यू को असाइन कर देते। वही बात है यहाँ पे लेके इसमें फर्स्ट नेम में असाइन कर रहा है। Now consider the built-in function int and print. Answer the question below. Does the function accept a value or argument? Does the function return a value? So following is the categorize the list of the frequently used built-in function in Python. So input output के लिए input के लिए input, print के लिए output लेते हैं। डाटा टाइप कन्वर्जन के bool, char, 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 डिक्शनरी, फ्लोट, इंट, लिस्ट, ऑर्डर, सेट, स्ट्रिंग के लिए str लेते हैं। हाँ, जस्ट str लेते हैं। पल के लिए ट्यूपल ही लेते हैं। फिर मैथमेटिकल के लिए एब्सोल्यूट के लिए एबीएस लेटर, डिवाइड मोड के लिए ये लेते हैं, मैक्स के लिए लेते हैं, मीन के लिए, पावर के लिए, सम के लिए। अब इंपोर्ट के लिए होता है, इंपोर्ट लेन होती है, रेंज होती है, टाइप होती है। ये आपको इंपोर्ट लगाने पड़ेगी। ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो आपने देखा, आगे बहुत देखेंगे। We already used some of the built-in function. Let us familiar with them as explained in the table 7.5. जैसे absolute x है, तो x में भी integer और floating point number, absolute value पे x मतलब ये आपकी 4 देंगे। जैसे absolute -5.7, तो क्या है 5.7, ये मतलब निगेटिव आपके हटा दी। एब्सोल्यूट मतलब एकदम पॉजिटिव वैल्यू देगी। ये क्या दी, एकदम एग्जैक्ट पॉजिटिव वैल्यू देगी, यहाँ से निगेटिव हटा दी। डिवीजन मोड एक्स एंड वाई आर इंटीजर, द टपल क्वोशिएंट और रिमाइंडर। डिवीजन मोड 7 और 2, तो ये आपकी क्या देगी, मतलब क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ये तो डिवाइड करें तो क्वोशिएंट क्या है, 3 और 1। फिर डिवीजन मोड 7.5 और 2, इसको डिवाइड देंगे तो 3.0 आपकी क्वोशिएंट है, रिमाइंडर 1.5। फिर डिवीजन मोड का ये ठीक है। अब मैक्स की बात करें तो एक्स वाई जेड और इंटीजर और मे बी फ्लोटिंग पॉइंट, लार्जेस्ट नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ लार्जेस्ट ऑफ 2 और मोर आर्गुमेंट। इसे मैक्स लगा दिया तो 1 2 3 4, इसे मैक्स क्या 4 था, आउटपुट क्या आएगी 4। ये बिल्ट इन फंक्शन की कुछ यूज है। अब बात करें मीन की, तो इसने यहाँ पे मीन लगा दिया, तो इसने इसमें मिनिमम कौन है 1, तो ये आउटपुट 1 प्रिंट करेगा। मीन सिंसेरिटी, सिंसेरिटी देखो, तो ये जो इसका ना, ये यूनिकोड के अकॉर्डिंग काम करती है, यूनिकोड के अकॉर्डिंग। तो यूनिकोड में कैपिटल वाला है, सब स्मॉल है, ये एस क्या कैपिटल में है, तो इसलिए क्या हो गई, इसकी यूनिकोड कम है, तो इसलिए एस प्रिंट किया। अपर कोड लेटर्स हैव अपर कोड लेटर्स हैव लोअर अस्काई वैल्यू देन लोअर केस देन द लोअर केस लेटर, इसलिए अस्काई बोलो या यूनिकोड, थोड़ा सा वो समझ लेना, पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है। तो ये यहाँ पे मिनिमम आई, तो मिनिमम 23 4 अब 56, यहाँ पे मिनिमम 4 हो गई। तो पावर की बात करें तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इंटीजर फॉलोइंग पॉइंट, एक्स टू द पावर वाई, रेज टू द पावर वाई, इफ जेड इज प्रोवाइडेड देन एक्स वाई पावर जेड मीन्स पावर 5 10, तब 5 की पावर 2 कितना होगा 25, 5.3 और 2.2 की पावर 39.2। अब यहाँ पे 5 2 4 है, 5 भी है, 2 भी है, 4 है। और मान लो आप यहाँ पे था एक्स, ये होगा एक्स, ये होगा वाई, और ये क्या गए जेड। तो जब भी ऐसा होंगे ना, तो एक्स टू द पावर वाई फिर डिवाइड बाई जेड। हाँ, तो 5 की पावर 2 क्या होंगे, 5 की पावर 2 25, मॉड 4, 4 छक 24, तो रिमाइंडर क्या बची, मतलब क्वेश्चन रिमाइंडर बची 1, तो ये रिमाइंडर दे दी। और इस फॉर्मेट में लिखी है 3 दे दी, कत 3 दे दी, तब क्या हो गई 1। अब बात करेंगे सम, sum x num, x is a numeric sequence and num is an optional argument. Sum of all the elements in the sequence from left to right. If a given parameter num is array to the sum, जैसे sum है 2 4 7, हाँ, 4 2 6 13 3 16, 2 4 4 2 6
छः सात 13 3 16 16 और 3 19 ये ऑप्शनल पैरामीटर है, रहेंगे ना भी रहेंगे। 52 8 60 64 66। अब लेंथ की बात है, लेंथ प्रिंट करेंगे, लेंथ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन एक्स कैन बी सीक्वेंस और डिक्शनरी काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। पेशेंस में कितना, दो दो चार दो छः दो आठ, चार प्रिंट कर दी। तीन तो यहाँ पे क्या प्रिंट, तीन यहाँ पे दो तो यहाँ पे क्या प्रिंट, दो। एक दो तीन चार, तो डिक्शनरी में चार, तो चार प्रिंट कर दिया आउटपुट में। ये समझ में आएगा कुछ बिल्ट इन फंक्शन। अब बात करेंगे यहाँ पे ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में दो, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में दो थे ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे दो थे, एक बिल्ट इन और मॉड्यूल। तो बिल्ट इन तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं मॉड्यूल का। ये आप लोग टाइप करके भी देखेंगे अपने सिस्टम पे तो बहुत ही मजा आएगा। अब मॉड्यूल की बात करें, अदर देन द बिल्ट इन फंक्शन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। while a function is grouping of instruction while a function while a function is a grouping of instruction, a module is a grouping of, while function is a grouping of instructions, the module is a grouping of function। मॉड्यूल क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ए फंक्शन। मतलब फंक्शन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उसमें इंस्ट्रक्शन बहुत सारा होता है, तीन चार पांच कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर बात करें हम मॉडल की, तो ग्रुप ऑफ फंक्शंस होती है। तो ये आप देख सकते हैं फंक्शन में क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर हम बात करें मॉड्यूल में, इसमें क्या होती है, ग्रुप ऑफ functions। So as we know that when a program grows, function is used to simplify the code and avoid to repetition, right? For complex problem, it may not be feasible to manage the code in a single file। बहुत सारा अगर प्रोग्राम बढ़ जाएंगे तब एक फाइल में मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाए। देन द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अंडर डिफरेंट लेवल्स कॉल्ड मॉड्यूल्स। उससे बहुत सारे मॉड्यूल में आप डिवाइड कर देंगे, एक मॉड्यूल में ये है, दूसरे मॉड्यूल में ये है। Also suppose we have to create some functions in a program and we want to reuse them in another program. In that case, we have to save those functions under a module and reuse them. A module is created as a python.py file containing a collection of functions definition। Like जैसे कि आपने मल्टीपल फाइल है, तो उसमें आप एक फंक्शन बना लिया, उसको दूसरे वाले फाइल में यूज करना है। तो उसको आप एक फाइल में सेव कर लो, फिर वहाँ पे आप एज ए मॉडल वहाँ पे ट्रीट करके उसको यूज कर सकते हो। यूज ए मॉडल वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉडल। अगर आपको कोई मॉडल मतलब एक फंक्शन दूसरे में यूज करना है तो उसको इम्पोर्ट करनी पड़ती है। वंस वी इम्पोर्ट ए मॉडल वी कैन डायरेक्टली यूज ऑल द फंक्शंस ऑफ डॉट मॉडल। अगर आपने उस फंक्शन मॉडल को इम्पोर्ट कर लिया तो उसकी जितना भी फंक्शनलिटी है उस फंक्शन की सारे आप यूज कर सकते हो। द सिंटैक्स ऑफ इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। तो सिंटैक्स क्या होती है, इम्पोर्ट और मॉड्यूल के नाम, मॉड्यूल जो भी आपने इंपोर्ट करना चाहते हो, मॉड्यूल नेम वन, इस तरह का आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो द गिवन us to access all the functions in the modules। To call a function of a module, the function name should be precede with the name of that module with a dot as a separator, like the syntax is a module name dot, हाँ, फंक्शन नेम। तो आप इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मॉड्यूल का नाम, जो भी मॉड्यूल का नाम है, और फंक्शन जैसे मॉड्यूल का नाम है M1 और फंक्शन का नाम है मनीष, तो M1 डॉट मनीष आप इसको यूज कर सकते हो। से बिल्ट इन मॉड्यूल की बात करते हैं, पाइथन लाइब्रेरी मेनी बिल्ट इन मॉड्यूल्स that are really handles to program। Let us explore some commonly used modules and frequently used functions that are found in those modules। math, random, statics। so, एक मिनट ये थोड़ा होल्ड कीजिएगा, पानी पी लेते हैं।
डियर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देख लेते हैं मेरा वीडियो भी रिकॉर्डेड हो रहा है या नहीं। हाँ राइस हो रही है। सो बात करते हैं मॉड्यूल नेम मैथ की। मॉड्यूल नेम मैथ की। काउंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। इस मैथ के अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होती है। एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल फंक्शन हो सकती है। इट काउंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। मोस्ट ऑफ द फंक्शन इन दिस मॉड्यूल रिटर्न ए प्लॉट वैल्यू। इसमें बहुत सारे जैसे फंक्शन होते हैं जो रिटर्न वैल्यू प्लॉट करती है। सम ऑफ द कॉमनली यूज फंक्शन इन मैथ मॉड्यूल आर गिवन। मैथ मॉड्यूल में कुछ फंक्शन है जो ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे कि मैथ डॉट सेल। हाँ, वो सेल वैल्यू आपको देंगे, जैसे -9.7 तो -9 देंगे। और 9.7 है तो आपको 10 देंगे, मतलब एक अपर वाला वैल्यू देंगे, एक अपर वैल्यू देंगे। जैसे -9.7 है तो -9 ग्रेटर है ना। से मैथ डॉट सेल 9 तो यहाँ पे 9 ही देंगे। मान लो 10.6 रहता तो क्या देता आपको? 11। राइट। तो एक अपर का वैल्यू देंगे, मतलब अगर पॉइंट से तो पॉइंट एक्सीड करेंगे बस। मैटर सॉरी, इसमें भी इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट तो आपको नीचे बढ़ जब -4.5 क्या देंगे? -5 4.5 है तो क्या देंगे? 4 देंगे। 4 है तो क्या देंगे? 4 देंगे। तो ये जैसे मैथ डॉट फैप्स, एक्स में भी इंटीजर प्लॉटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, तो जैसे 6.7 है तो ये 6.7, अगर माइनस आ जाएंगे तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव। माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाएंगे। अब फैक्टोरियल की बात करें तो मैथ डॉट फैक्टोरियल कर दो तो ये आपकी 120 निकाल देगी। आप उतना फैक्टोरियल कोड आपने देखा ही था, तो वो आपको इजिली आप निकाल पाएंगे। अब मैथ डॉट एफ मोड, एक्स वाई में भी एन इंटीजर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये आप मोड निकाल के दे देंगे। 4.5 तो ये मोड से कि 4.9 है, 4.9 इसकी मोड, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 4.9 है, 2.5 माइनस इसके ये आएंगे, फिर मैं 4.9 -4.9, ये रिमाइंडर देंगे। सो ये जी सी डी निकालना हो तब जी सी डी निकालना है। मैथ डॉट जी सी डी 10 है 2। आपको मैथ डॉट पावर निकालना है तो मैथ डॉट पावर 3 टू द पावर 2 9, 4 टू द पावर 2.5, 6 टू द पावर 6.5 की पावर 2, मैथ डॉट पावर 5.5 की पावर 3.2। सो स्क्वायर रूट निकालना है तब मैं डॉट एस क्यू आर टी, इसमें वैल्यू डाल दो, वो 12 आ जाएगी। .64 तो 0.8 से यही है। फिर साइन के मैं डॉट सीन तो 0, मैं डॉट सीन 6 तो -0.279। बात करते हैं रैंडम फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल की। मॉड्यूल नेम रैंडम। द मॉड्यूल contains function that are used for generating random number. Some of the commonly used functions in random modules are given in the table 7.3. For using this module, we can import it using the following statement. So import random. The random dot random. No argument void. Random real number float in the range 0 से लेकर 1 तक की आपकी रैंडम वैल्यू आपको देंगे आउटपुट में। फिर बात करें रैंडम डॉट रेडियन, एक्स लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए। रैंडम इंटीजर एक्स एंड वाई, जैसे कि रैंडम इंटीजर 3 से 7 के बीच में से आपको कोई भी नंबर दे देंगे। रैंडम रैंडम डॉट रेडियन -3 से लेकर 5 के बीच में आपको कोई भी दे देंगे। तो रैंडम डॉट रेडियन इस तरह से। फिर रैंडम डॉट रैन रैन रेंज, so y is a positive integer signify the stop value, so random dot run range 5। तो ये कुछ फंक्शन है जिसको आप देख सकते हैं, जैसे random dot range एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर सिग्निफाई द स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू। बात करते हैं स्टैटिक्स की। मॉड्यूल नेम स्टैटिक्स। द प्रीवियस फंक्शंस फॉर कैलकुलेटिंग स्टैटिक्स फॉर न्यूमेरिक रियल वैल्यू डाटा। सम ऑफ द कॉमन यूज फंक्शन in a statics module are given in the table 7.4. It can be included in the program by using the following statement. So import statics. So statics dot mean x. तो x is a numeric sequence. So arithmetic mean. तो ये 11 14 32 फुट रहती है, आपको मीन निकाल के दे देंगे जल्दी, आपको कोई सम काउंट करने की जरूरी नहीं है उसको। फिर मीडियन निकालना हो तो स्टैटिक्स मीडियन, मीडियन कर दो स्टैटिक्स डॉट मीडियन, तो मीडियन निकाल देंगे। अब मोड निकालना है तो स्टैटिक्स डॉट मोड कर दो, आपको मोड निकाल के दे देंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको। Note that import statement can be written anywhere in the program. Module must be imported only once. Module एक ही बार import होगी। It in order to get a list of module available in Python, we use the help of the following। जैसे help और module करके आप बहुत सारा module है जो आप देख सकते हो।
To view the content of a module of such a math, type help math। जो एक मैथ है ना उसके अंदर आप उस क्या क्या कंटेंट है वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा हुआ है हेल्प मैथ, इसमें अंदर जो भी आ गई सारे आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट। इंस्टेड ऑफ लोडिंग ऑल द फंक्शंस इनटू मेमोरी बाय इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल, आप मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे तो बहुत सारा मतलब चीजें आप में आ जाएगी। फ्रॉम स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस ओनली द रिक्वायर्ड फंक्शंस फ्रॉम अ मॉड्यूल। इट लोड्स ओनली स्पेसिफिक फंक्शन इंस्टेड ऑफ ऑल द फंक्शंस इन ए मॉड्यूल। ठीक है, आपको एक मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शन होंगे बट आपको कोई स्पेसिफिक करना है तो इंपोर्ट की जगह फ्रॉम मॉड्यूल, हाँ नेम, इंपोर्ट फंक्शन नेम, दैट्स इट। तो वहाँ पे क्या था इंपोर्ट मॉड्यूल का नेम, बट यहाँ पे क्या फ्रॉम मॉड्यूल नेम, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम। सो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट टेल स्क्वायर रूट। तो पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट ना करके जैसे हम लोग ऊपर में क्या करते थे ना, इंपोर्ट पूरा इंपोर्ट ही कर देते सारा, तो वो थोड़ा आपकी लोड बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ था ना इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, तो आपकी लोडिंग की वजह से मॉड्यूल नेम आप ये तो यूज करने का तरीका था। देखिए इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, बहुत सारा मॉड्यूल आ जाएगी ऐसे करने पे, क्या आ जाएंगे बहुत सारा मॉड्यूल आ जाएंगे। बट वीडियो ऑन है ऑफ हो गया, ऑन है। बट फ्रॉम फंक्शन ना, ये फ्रॉम कीवर्ड यूज करके आप जो मैंने फंक्शन कॉल्ड विदाउट, तो मतलब जो आपकी नेसेसरी है वही कर आप वहां से फेच कर सकते हैं। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सेल स्क्वायर रूट, तो ये आ गई। तो इस तरह से आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। ये कुछ प्रोग्राम है जो आपको करके देखना चाहिए। मैं एक बार थोड़ा रीड भी करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आएंगी। एक बार अपने करके जैसे से फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, ये तो आउटपुट आ गई। ये आउटपुट यहाँ पे समझाया हुआ है, यहाँ पे कुछ है नहीं। जैसे create user defined function module basic math that contain the following user defined function. So add two numbers and return their sum. Subtract two numbers, return their difference. To multiply two numbers, return their product. To divide two numbers, return their quotient. Print division by zero. Error if the derivative is zero. Also add an doc string to describe the module after the creating module. से ये लिखा हुआ है कुछ। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि क्या क्या बेसिक मैथ मॉड्यूल, तो यहाँ पे क्या क्या बिगनिंग ऑफ द मॉड्यूल, ऐड num sir def subname def ये if divide a y equal to return division by zero is, तो स्टेटमेंट क्या आ गया आपको import basic math डिस्प्ले मैसेज डॉट, फिर बेसिक मैथ मॉड्यूल है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर रीड कर लीजिएगा और अपने सिस्टम पर ट्राई कर लीजिएगा। ये इसका समरी है, इसको भी ऊपर रीड कर लीजिएगा। एंड बात करिए प्रोग्राम, इसको ट्राई कीजिएगा बनाने का, और कुछ भी इशू है तो आप कमेंट में पूछिएगा। फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी बना लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। और यहाँ तक पढ़ा तो बहुत मतलब मज़ा ही आया होगा। एक बार एनसीईआरटी रीड कर ली तो चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या क्या पढ़ा और क्या आगे और पढ़ना है। ये सब चीज़ें ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। टेक केयर करके, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।